1000। चलो 1000। और कोई? और कोई? अच्छा जीएनपी मैंने बताया क्या था, बताओ बस इतना बताओ। बाई इंडियंस, यही बोला था ना, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। बाई इंडियंस, बाई इंडियंस इसमें कौन कौन है बताओ? एक तो ये खुद हो गया 900 और एनआरआई इंडियन नहीं है क्या? है। तो कितना हुआ टोटल? टोटल 1000 हो गया सर। ठीक है, तो क्या फॉरेनर को माइनस नहीं करोगे क्या? है नहीं सर, क्या उसको भी ऐड करके दोगे? टोटल वैल्यू अपना उसको ऐड करोगे ना। चलो तो टोटल हमारा कितना हो गया बेटा? चलो 1000 जिन्होंने बोला है उनका सही है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 1000 है ना, प्लस आप क्या करोगे 100 को जोड़ोगे और 100 को माइनस करोगे, 1000 आपका हो गया। अच्छा कुछ लोग करेंगे तो डायरेक्ट इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, 900 + 100 = 1000। अच्छा बुक में कैसे, बुक का जो फार्मूला है वो थोड़ा अलग होता है। बुक का फार्मूला भी लिख लो, जरूरत कहीं पड़ सकती है, बाद में कहोगे सर कहाँ से आ गया। इस क्वेश्चन को याद रखना बस, ठीक है ना। देखो जीएनपी = जीडीपी प्लस जो बुक में फार्मूला है उस चीज को समझेंगे। नेट फैक्टर इनकम ऑफ फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब समझ रहे हो ना, विदेश, अब्रॉड। अच्छा कोई फैक्टर इनकम बताए, फैक्टर इनकम क्या होता है? आपको देखो नॉर्मल निकालना होगा तो इंडियंस को जोड़ देना, जीएनपी निकल जाएगा, इंडियंस और फॉरेनर का ऐड कर देना, इन इंडिया जीडीपी निकल जाएगा। लेकिन फार्मूला बुक में ऐसे दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम बाय फॉरेनर्स या बाय फ्रॉम अब्रॉड। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले जरूरी जानना है आपको, एक टर्म्स आया है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है बेटा? आय के प्राप्त होने के कारक है वो, आय के प्राप्त होने का लॉस हो गया। देखो फैक्टर ऑफ इनकम, तो पहले तो प्रोडक्शन होगा तब तो इनकम होगा। हमने कल एक टर्म्स यूज किया था कि कोई भी प्रोडक्शन कैसे होता है, रिसोर्सेज के द्वारा होता है। हमारे पास 4 रिसोर्सेज कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। इसी से हम गुड्स एंड सर्विस क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस अगर इसी के द्वारा प्रोड्यूस होगा तो ये क्या कहलाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हो रहा है ना भाई, इसके द्वारा तो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, बना रहे हो ना गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस जिससे बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और हमें लैंड से मिला क्या था बेटा? लैंड रेंट है ना। लेबर से क्या मिला था? वेजेस, यानी कि उसका सैलरी मिला है ना। कैपिटल से हमें क्या मिला था बेटा? इंटरेस्ट। और इंटरप्रेन्योर को क्या मिला था? प्रॉफिट। यही तो पैसा मिल रहा है। और यही जो चारों फैक्टर, इसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, यही आपका क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम। अच्छा जब भी नेट की बात की जाए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम का मतलब ही है कि इंडियन का जोड़ना है और फॉरेनर का माइनस कर देना है। सवाल वैसे ही सॉल्व होगा। क्या बोला गया है? जीएनपी = जीडीपी। तो जीडीपी कितना था बेटा हमारा? जीडीपी हमने कितना बनाया था? 1000 है ना। तो 1000 हो गया हमारा, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेशी द्वारा जो इनकम जनरेट की गई है, सर्विस है, गुड्स एंड सर्विस के द्वारा, उसको माइनस करना है और इंडियन के द्वारा विदेशों में जो अब्रॉड में जो कमाया गया उसको ऐड करेंगे। इंडियन के द्वारा कितना कमाया गया बेटा? 100 है ना, और 100 घटा दो, टोटल कितना हो गया हमारा? 1000। बस यही हमारा क्या हो जाएगा? जीएनपी। इस फार्मूले के थ्रू भी आप लगा लोगे। बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोग, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सर के थ्रू भिजवा दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नॉर्मल 5-6 क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? नोट करना है, नोट कर लो बेटा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किसी को वो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वही है जिसके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन सिर्फ हमारे रिसोर्सेज के द्वारा होता है। और पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज 4 भागों में है। रिसोर्सेज के 4 पार्ट हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले हमें रेंट मिलता है
है ना, लेबर कहीं काम करता है उसे वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर जो व्यवसायी है वो कोई भी काम प्रॉफिट के लिए करते हैं। और यही जो चारों हमारे जो इनकम है इन्हीं को फैक्टर इनकम भी कहा जाता है। ये आपका हो गया जीडीपी एंड जीएनपी का टॉपिक क्लियर। साथ में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कल मैंने बताया था, फैक्टर इनकम आप यहाँ से जान लो, ठीक ना। अब हमको समझना है कि जीडीपी में कुछ टर्म्स यूज होते हैं कि जीडीपी एज द मार्केट प्राइस, तो कैसे समझोगे मार्केट प्राइस क्या है, जीडीपी एज द बेसिक प्राइस तो वो क्या होता है, जीडीपी एज द फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट समझ लेना, फैक्टर याद रखना, यहाँ से 2 बार फैक्टर यूज कर चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं यहीं से जुड़ेगा, बाहर से नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में कोई बाहर से चीज़ें नहीं आएगी, जो चीज़ें साथ साथ चलेगा। आगे बढ़े, चलो अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो एक कंपनी बन के, कंपनी क्या करेगा बेटा, प्रोडक्शन करेगा, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर सर्विस वाली कंपनी होगी तो सर्विस प्रोवाइड करेगी, गुड्स वाली। मान लेते चलो एक कंपनी हम ले लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल तौर पे हमने एक कंपनी लिया, समझेंगे उसी के थ्रू में, ठीक है ना। एसी बनाने वाली एक कंपनी है, एसी बनाने वाली कंपनी क्या करेगी भाई, लैंड एक्वायर करेगी, लैंड एक्वायर करने के बाद एक कंपनी बनाएगी, वहाँ पे लेबर को रखेगी, है ना, कुछ पैसे लगाएगी, बैंक से पैसा लेकर के किसी तरीके से पैसे लगाएगी, और प्लस जब एसी बन जाएगा तो मार्केट में बेचने के बाद अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा, यानी इनपुट ऐड करेगा। इनपुट क्या ऐड होगा बेटा, इनपुट में क्या ऐड होगा, हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यही तो हमारा इनपुट होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने ऐड कर दिया और एसी बनकर के हमारा तैयार हो गया। इसका मतलब इसमें मेरा लैंड का भी रेंट है ना, जो लेबर को मैंने पैसा दिया वो भी ऐड है हमारा, साथ में हमारा जो कैपिटल लगा है उसका इंटरेस्ट भी ऐड है क्योंकि मुझे बैंक को पे करना है, और प्लस मैंने अपना प्रॉफिट ऐड करके एक जो एसी मैंने तैयार किया वो एसी तैयार किया 25,000 में, ये एसी बनकर के हमारा तैयार होगा। आउटपुट एसी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट है, इनपुट किया, आउटपुट के रूप में हमें एसी तैयार हुआ। अब 25,000 का एसी हुआ, अब वो इस एसी को मैं बेचूंगा मार्केट में, बेचने के लिए गया, जैसे ही अपने साइकिल पे, ठीक है समझ लो बहुत पुराने ज़माने में मैं हूँ, अपने साइकिल के पीछे बांध लिया, बस जस्ट अ किडिंग, ऐसा नहीं होता है, दुकान होता है बाकायदे, वहाँ सेल होती है। मान लो मैं जब समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकर के गया मार्केट में, चिल्लाने लगा 25,000 एसी, 25,000 एसी। एक आदमी आया, भैया कितने का एसी, तो कहा सर 25,000 का, तो कहा सर दे दीजिए। तो जैसे अब 25,000 में मेरा प्रॉफिट ऐड है, ठीक है ना, लेकिन इस बात को समझना कि जैसे ही मैं बेचने गया तब तक सरकार आ गई, सरकार मतलब सरकार का कोई आदमी आ गया, कहा भाई कैसे बेच रहे हो, कह रहा सर मेरा एसी है मैं बेचूंगा। कहेंगे ना, आप बेच नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि ये जो तुमने एसी बनाया है उसमें तुमने इनपुट ऐड किया, आउटपुट के रूप में एसी आया, बेच करके अपना प्रॉफिट तो तुम ले लोगे, लेकिन ये एसी बनाए कहाँ हो, तो कहेगा सर इंडिया में बनाए हैं। इसका मतलब है कि तुमने इंडिया के रिसोर्स का यूज किया है, यानी कि जो लैंड है कहाँ का, भारत का, लेबर कहाँ का, भारत का, कैपिटल कहाँ का, भारत का, तुम कहाँ के, भारत के, तो मुझे भी कुछ दोगे, तो कहेगा सर बताइए, तो कहेंगे एक्साइज ड्यूटी तुम पे लगेगा। एक्साइज ड्यूटी उन्होंने 3,000 रुपया लगा दिया। यही जो आपका एक्साइज ड्यूटी है वो होता है प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन क्योंकि जो तुमने भारत में बनाया है, हमारे रिसोर्सेज का यूज किया है, उसके लिए आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा, कौन सा, प्रोडक्शन टैक्स। क्या ठीक है सर, आपके देश में बना है आप ऐड कर दीजिए। जैसे ही सरकार ने इसमें प्रोडक्शन टैक्स लगाया, एसी का रेट अब कितना हो जाएगा मार्केट में, 28,000 रुपया। अब चलो कहेगा ठीक, फिर साइकिल पे लेकर के बांध के 28,000 है ना, तब सरकार बुलाएगा, कहेगा इधर आओ, ये बताओ तो फैक्ट्री कहाँ लगाए हो, तो कहेंगे सर शहर में लगाए हैं। कह रहे एक काम करो तुम इसको गांव में लगा दो, कहेंगे सर इससे मुझको क्या प्रॉफिट, कहेंगे देखो तुमको तो एसी बनाने से मतलब है, अगर तुम गांव में इस एसी को लगा दे रहे हो तो क्या होगा, गांव वालों को रोजगार मिलेगा, हमारा भी बड़प्पन होगा कि हमने गांव में एक रोजगार व्यवस्थित किया। तो सर मुझे क्या फायदा, तुमको चलो बिजली में सब्सिडी दे देंगे, बिजली तुमको फ्री दे देंगे। तो अब कैलकुलेट किया बिजनेसमैन, उसे पता चला कि 1,000 रुपये की एक एसी पर 1,000 की सब्सिडी दे दिया। अब ये सब्सिडी क्या है, किस पे मिला है, बनाने पर। तो बनाने का मतलब है कि प्रोडक्शन, सब्सिडी, छूट दिया गया है, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्शन सब्सिडी।
अभी समझ में नहीं है, बस इतना समझते रहना। हमने बनाया था, बेचने गया, सरकार आया कहा मेरे यहाँ बनाए हो इसलिए प्रोडक्शन टैक्स दो। हमने कहा ऐड कर लीजिए सर। फिर सर ने बुलाया, ऐसा है गांव में लगा दोगे 1000 की छूट दे देंगे। कहेंगे ठीक है सर बहुत बढ़िया, हमको क्या यहाँ बनाओ चाहे वहाँ बनाओ, बेचना तो हमको मार्केट में ही है और आप ही के थ्रू बेचना है। ठीक, अब एसी का रेट कितना हुआ बेटा बताओ? 27,000। अब क्या हम बेच सकते हैं मार्केट में इसे? हाँ अब बेच सकते हैं। जैसे ही फिर बेचने गया तब फिर सरकार का आदमी आ गया, कहा ये बताओ कैसे बेच रहे हो? करेगा सर बनाया हो, प्रोडक्शन टैक्स भी दिया और सरकार से प्रोडक्शन सब्सिडी भी मिला है इसलिए बेच रहा हूँ। कहा वो जो तुमने टैक्स दिया वो बनाने का है, बेचोगे कहाँ पे? तो सर आपके मार्केट में। तो भाई मेरे मार्केट में बेच रहे हो तो कुछ टैक्स दोगे, जीएसटी वेस्टी दोगे? कहेगा सर ले लीजिए भाई आपका देश है, आपके देश में बेचना है तो हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कहेगा अब क्या करो 3,000 रुपये हमको क्या दे दो? टैक्स दे दो। अब ये टैक्स कैसा है? ये टैक्स है प्रोडक्ट टैक्स, ये है प्रोडक्शन टैक्स। बनाने पर कि हमारे रिसोर्सेज का यूज किया है आपने, ये टैक्स जो लगा रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मार्केट में बेचने जा रहे हो, है ना, मेरे लोगों को जा रहा हो। तो ये हमारा हो गया बेटा प्रोडक्ट टैक्स। अब एसी का रेट कितना हो गया बेटा? 30,000। अब हमारा हो गया 30,000 हो गया, है ना। 30,000 हमारा एसी का रेट हो गया। अब चले फिर 30,000 में बेचने, फिर सरकार बुलाया, भाई एक काम करो, देखो गर्मी बहुत बढ़ गई है और एसी का रेट बहुत ज़्यादा है ना, एक काम करते हैं तुमको हम सब्सिडी देते हैं और तुम एसी हमारे लिए और मैन्युफैक्चर करो। तो ठीक है सर सब्सिडी दे दीजिए सरकार को, क्योंकि अब सरकार की ज़रूरत है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सब है तो वह हो रहा है। तो भाई या तो पेड़ लगाओ, पेड़ एक दिन में तो नहीं खड़ा हो जाएगा, तो सरकार क्या कर देगा, उस जो चीज़ें गर्मी में आपके लिए सुलभ होता है उसको सस्ता कर देगा। सरकार इस पर 1,000 की सब्सिडी देगी। अच्छा ये जो सब्सिडी देगी बेचते समय उसको कहते हैं बेटा प्रोडक्ट सब्सिडी। सब्सिडी अब जाके एसी कितना में तैयार हो गया बेटा आपका? ये माइनस होगा, प्रोडक्ट सब्सिडी कितना हुआ? 19,000। अच्छा इतनी जो मैंने कहानी समझाया था, अब मैं बताता हूँ मैं समझाना क्या चाह रहा था। ध्यान रखना, इतना जो कहानी अब तक हम लोग घूमे हैं, मैं चाहता तो डायरेक्ट पहले बता देता फिर जाके एग्जाम्पल समझाता, लेकिन इतना जो घुमा घुमा के आपको बताया वो क्या बताना था। ये जो 25,000 है इसमें क्या क्या इंक्लूड है बेटा? लेबर इनकम, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज है। तो यही जो 25,000 है ये क्या आपका कहलाएगा? फैक्टर प्रोडक्शन कॉस्ट। यही है आपका फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के बाद उसमें जब हमने बनाने का है ना प्रोडक्शन टैक्स दिया और मुझे प्रोडक्शन सब्सिडी मिला, उसके बाद जो ये 27,000 का रेट हमें मिला, यही हमारा क्या कहलाएगा? बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस। लेकिन फाइनल मार्केट में अभी नहीं बिकेगा, अभी हमें सरकार को प्रोडक्ट टैक्स भी देना और सरकार से प्रोडक्ट सब्सिडी भी लेना है। यानी प्रोडक्ट टैक्स देने के बाद, प्रोडक्ट सब्सिडी की छूट मिलने के बाद जब मार्केट में 29,000 में एसी बना, अब हम इसको मार्केट में बेच सकते हैं। यही होता है आपका बेटा मार्केट प्राइस, यही आपको एसी का रेट मिलता है। यही 3 टर्म्स आपको बताना है। अब जब जीडीपी हम निकालते हैं है ना, जीडीपी में अगर हमने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया फैक्टर के साथ तो वही कहलाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हम किसी देश की जीडीपी उसके बेसिक प्राइस पे निकालते हैं, यानी कि क्वांटिटी जितना हमने एसी बनाया है और प्राइस हमने बेसिक लिया है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? जीडीपी एट बेसिक प्राइस। और ध्यान रखना, अगर हम जीडीपी निकालते समय जो हमारी क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई अगर मार्केट प्राइस से करेंगे तो वो कहलाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एट मार्केट प्राइस। अब एक बात और ध्यान रखना, सवाल ये आता है कि भारत में जो जीडीपी कैलकुलेट होता है किस आधार पर होता है? हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो हम फैक्टर कॉस्ट पे कर लें, या तो बेसिक प्राइस पे कर लें, या तो मार्केट प्राइस पे। भारत में जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे। पहले जो होता था, देखो 2 तरीके से होता है, जब आप फ्लो चार्ट देखोगे तो 2 तरीके से होता है। पहले जो जीडीपी कैलकुलेट होता था, जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एज मार्केट प्राइस। अब जब जीडीपी का फ्लो चार्ट आप देखोगे है ना, या चार्ट देखोगे, तो उसमें जीडीपी एज बेसिक प्राइस और जीडीपी एज मार्केट प्राइस। अब इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी देश अगर अपनी जीडीपी कैलकुलेट करेगा फैक्टर कॉस्ट पे, तो 100% की उसकी जीडीपी
कम शो होगी। लेकिन कोई देश अपनी जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसकी जीडीपी शो होगी ज़्यादा। अब भारत अपनी जीडीपी किसके आधार पे शो कर रहा है? मार्केट प्राइस। इसीलिए अच्छा मार्केट प्राइस अभी उस टर्म्स को भी हम लोग लेंगे कि क्या सही है या गलत है, उस टर्म्स में भी हम लोग जाएंगे। भारत मार्केट प्राइस पे कर रहा है तो हम अपनी जीडीपी को दिखाते हैं एज ए मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। हर साल दिखाते हैं ना कि इतने परसेंट का ग्रोथ हुआ, इतने परसेंट का, उसको बोलते हैं नॉमिनल ग्रोथ। और रियल ग्रोथ एक्चुअली में बहुत कुछ अलग होता है। 6% ग्रोथ होगा तो हमें लगभग 16% ग्रोथ दिख रहा है, 12% ग्रोथ दिख रहा है। और जबकि हमको लगता है कि हमारा देश क्या हो रहा है, अमीर होता चला जा रहा है, लेकिन रियलिटी में हमारा देश अमीर हो रहा है क्या? मैंने कल बात फिर से बोला है, क्या आपके पॉकेट मनी जो मिलते हैं क्या उसके प्राइसेस बढ़े क्या? नहीं। क्या आपके पिताजी की सैलरी बढ़ी क्या? नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी पर कैपिटल इनकम बढ़ा क्या? नहीं। तो फिर कैसे कहें जीडीपी बढ़ के हम देश की सबसे अमीर देशों की सूची में चौथे नंबर आ गए और पता चला हमारे घर का इनकम बढ़ ही नहीं रहा है? कहाँ आखिर ये अंतर आ रहा है? क्या गवर्नमेंट हमसे कुछ छुपा रही है या गवर्नमेंट हमसे बचा रही है? दोनों चीज़ पे हमें बात करना है। और मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया है कि मैं एज ए टीचर हूँ, तो इसमें कोई अगर किसी से बिलोंग करता हो उस पर बात ना रखें, क्योंकि मेरे लिए कोई भी रहेगा, मैं पढ़ाऊँगा जो रियल होगा। किस तरीके से जीडीपी ग्रो करती है, किस तरीके से लॉस करती है, ये सारी बातें हमें करनी पड़ेगी। उसमें हम कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं कि नहीं यार ये गवर्नमेंट है तो इससे सच में बोलना है, नहीं। एज ए इकोनॉमिक का टीचर होने की वजह से मुझे वो हर बात बतानी पड़ेगी जिससे आपको ये बात पता होना चाहिए कि बातें चल क्या रही है, क्या वाकई में मेरा देश अमीर हो रहा है, क्या हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम वाकई में बढ़ रहे हैं कि रियल में बस हम एक डेटा है ना कि मैंने कहा जाओ बेटा तुझे 1000 रुपया दिया, आपने लिख लिया 1000 रुपया, क्या आपको मिला? क्या नहीं मिला, वो सिर्फ कागज में दबा हुआ है। वो कैसे है उस बात को भी आगे हम लोग समझेंगे। अब जो 3 टर्म्स आपने समझ लिया, कौन सा? फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस। 2 टर्म्स और हमारा रह गया है। वो 2 टर्म्स क्या हैं जो हमें समझना है? बेस प्राइस, बेस ईयर, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ईयर। अब इसको भी एग्जांपल के तौर पे ही समझेंगे, कांस्टेंट ईयर, और एक आपका होगा करंट ईयर या करंट प्राइस। अब 2 टर्म्स को और समझ लेते हैं, फिर बकायदे उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसको नोट करना बेटा, नोट डाउन कर लो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया और एक एसी को बनाया। एसी बना के जैसे ही मार्केट में बेचने का वो जो प्राइस हुआ वो हमारा हुआ फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमने फैक्टर के द्वारा बनाया है, इसलिए फैक्टर कॉस्ट। जैसे ही सरकार ने प्रोडक्शन टैक्स लगाया और प्रोडक्शन सब्सिडी दिया, उसके बाद जो हमारी प्राइस निकल के आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? बेसिक प्राइस। जैसे फिर हम बेसिक प्राइस को मार्केट में बेचने जाएंगे, सरकार कहेगा मेरे देश में बेच रहे हो, है ना, यानी मेरा मार्केट का इस्तेमाल करो, इसलिए तुमको प्रोडक्ट टैक्स देना पड़ेगा जो जीएसटी आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट टैक्स, फिर सरकार ने सब्सिडी भी दे दिया, उसके बाद जो फाइनल प्राइस आया मार्केट में बेचने के लिए वही हमारा क्या कहलाएगा? मार्केट प्राइस। अब आपको जैसे कैलकुलेट करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको ये टर्म्स पता होना होगा कि जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट है, तो आप समझ जाओगे कि उसमें प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स नहीं ऐड है, लेकिन बेसिक प्राइस में प्रोडक्शन टैक्स ऐड है, मार्केट प्राइस में प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स दोनों ऐड है। इसीलिए हमारे देश में जो सामान है वो महंगा होता है। कैसे होता है? हमारे यहाँ दोनों टैक्स लग रहे हैं, एक तो बनाने का, दूसरा बेचने का। इसलिए हमारे यहाँ जो 25,000 का सामान है 29,000 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हो ना कि हमारे यहाँ तेल महंगा है, बगल वाले देश में तेल सस्ता है, 2 टैक्स दे रहे हैं, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सब्सिडी मतलब छूट। फार्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, फार्मूला अगर पूछेगा तो आप सीधे, अगर मान लो बेसिक प्राइस का फार्मूला पूछेगा तो बेसिक प्राइस इक्वल टू क्या होगा बेटा? बेसिक प्राइस अगर पूछे तो उसका फार्मूला क्या होगा? खुद से बनाओ। पहले तो ना बेसिक प्राइस कैसे बनाइए 27,000? तो इसमें फैक्टर ऑफ कॉस्ट, फैक्टर क्लॉज प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, ठीक है ना। अगर पूछेगा मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस का कैसे बनेगा? तो अब छोड़ दो, उसको छोड़ दो, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। उसमें कहेगा सर ये बेसिक प्राइस क्या है? तो बेसिक प्राइस के लिए ऊपर फार्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, हो गया हमारा काम खत्म। यही तो हमारा किताबों में फार्मूला होता है, हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया, रटने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े।
चलो एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये दो टर्म्स और जो बचे उनको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक ना। देखो फाइनेंशियल ईयर क्या सा होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। चलो हम मानते हैं, देखो 2000 एक एसी बनाना, अब एसी एग्जाम्पल ले तो एसी को लेकर चलूंगा कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। मान लो एक ईयर था 2020 से लेकर के 21। एसी बनाने वाली फैक्ट्री ने कितनी एसी बनाई है, ये क्या होगा बेटा, उसकी क्वांटिटी। और इसका प्राइस जो उसने रखा है क्या रखा है, 15,000 रुपया। इतना होता नहीं है बट समझने के लिए, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन कर देंगे तो दिक्कत होगा, है ना। इसका मतलब है कि एसी बनाने वाले फैक्ट्री का टोटल जीडीपी कितना होगा, यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस कितना होगा बेटा, 15 लाख, है ना, 15 लाख रुपया। फिर इसी कंपनी ने, जो एसी बनाने वाली कंपनी थी, एसी कंपनी, इसने 2020-2021 में कितना किया है, 100 एसी बनाया है जिसका प्राइस कितना है, 15,000। अब ये मार्केट प्राइस है, उसमें नहीं जाने की जरूरत है, बस समझो कि 15,000 उसकी प्राइस है। तो टोटल कितना पैसा जनरेट हुआ है, 15 लाख। फिर आगे चले 2021-22 में उसने कितना एसी बनाया है बेटा, 100 एसी बनाया है। और इस बार जो एसी का प्राइस है वो कितना है, 16,000। तो टोटल इनकम कितना जनरेट हुआ है, 16 लाख। अब मैं आपसे पूछूंगा इस कंपनी का ग्रोथ कितना है, कोई निकाल के बता दे। हाँ, पर ग्रोथ हमेशा परसेंटेज में बताया जाता है, ग्रोथ कितना होगा, तो कैलकुलेट करो, मैथ पढ़ते हो ना, बताओ जल्दी से, तुरंत बताओ ग्रोथ कितना हुआ इस कंपनी का। तो समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, मुझे मैथ का टेस्ट नहीं लेना है आपका। बताओ इस कंपनी का ग्रोथ कितना होगा, 10%। भाई हमेशा बैक ईयर से लिया जाता है ग्रोथ, कि सर पिछले साल 15 लाख था, इस बार 16 लाख है, तो ग्रोथ कितना हुआ है, तो ग्रोथ इक्वल टू, ग्रोथ परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा, 16 लाख माइनस 15 लाख, डिपेंड, बेस कौन रहेगा हमारा, 15 लाख मल्टीप्लाई 100, यही है ना। ऊपर बचा 1 लाख, नीचे बचा 15 लाख, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/15 मल्टीप्लाई 100, 15 छक्का 90, 6.666 यानी 6.67। क्या कंपनी का ग्रोथ 6.67 है या नहीं, बस इतना हाँ या ना में ऐसा है ना, बस यही तो पकड़ना था। क्या ये कंपनी का ग्रोथ है, ईमानदारी से बताना बेटा। सामने है 100 एसी बनाया, 15,000 रुपया रेट था, 15 लाख। अगले साल फिर 100 एसी बनाया, रेट है 16,000, टोटल इनकम जनरेट हुआ 16 लाख। क्या वाकई में इस कंपनी का ग्रोथ 6.67 है, नहीं, तो क्या है, वो तो प्राइस है ग्रोथ, प्राइस, यही बात। यानी कि ये हमारा कंपनी का ग्रोथ कुछ नहीं है, हमने महंगाई बढ़ाया है और हमने अपने आप को क्या बताया कि देखो हमारी कंपनी का ग्रोथ कैसे हो गया। इसी तरीके से हमारा देश भी मार्केट प्राइस पे ये बताता है कि देखो हमने जीडीपी में इतना ग्रोथ किया है। लेकिन आपकी जीडीपी ग्रोथ में सर महंगाई भी तो जुड़ी हुई है। रियल ग्रोथ तो वो होता है जो क्वांटिटी बेस हो, यस सर, क्वालिटी बेस हो, यही ना। जो क्वांटिटी में मेरा ग्रोथ होगा वही तो मेरा ग्रोथ होगा। आपने यहाँ जो ग्रोथ किया है सर 100 एसी के बदले 100 एसी बनाया है, आपने ग्रोथ कुछ नहीं किया है। आपने एक्चुअली 15,000 की एसी को 16,000 में बेचा है और 16,000 में जो एसी बना है वो एसी महंगाई है। तो ये जो ग्रोथ आप दिखा रहे हैं सर 6.67, ये कंपनी का ग्रोथ नहीं है। तो कंपनी ने कहा चलो ठीक है, पकड़ लिया किसी समझदार बच्चे ने कि सर ये महंगाई है, ये ग्रोथ नहीं है। फिर कंपनी अगले साल आई 2022 और 23, ठीक है ना। तो इस साल उसने कितना बनाया है 105 और क्या रख दिया है, इसका जो रेट कर दिया है 16,500 कर दिया है। कोई कैलकुलेट करके बताया भाई, कैलकुलेटर ऑन कर लो थोड़ा। चलो मैं ही कर रहा हूँ, में है 173 है ना, 25 173.20, ठीक है ना, इतना रुपया हुआ। अब हमने कहा अब ग्रोथ निकालो, क्या सर ग्रोथ निकालते हैं सर। अब क्या क्वांटिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बड़ी है, 100
100 से 105 AC बना है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि अब ग्रोथ निकालो भाई, तो फिर कंपनी ने ग्रोथ निकाल करके क्या दिया, 1732500 माइनस पिछले साल कितना था बेटा, 16 लाख, 1 2 3 4 5 है ना, अपॉन 16 लाख मल्टीप्लाई 100। टोटल इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, तो कैलकुलेशन के बाद आपका आएगा 8.81%। आप कैलकुलेट कर लेना क्योंकि हम उतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब कंपनी ने कहा सर इस साल मेरा ग्रोथ देखिए 8.81% है, क्या वाकई में ये ग्रोथ है? नहीं। तो पहले लगेगा हाँ यार ग्रोथ तो है, लेकिन हम ऊपर पकड़ चुके हैं कि ग्रोथ नहीं है। सर इसमें ग्रोथ तो है लेकिन इसमें महंगाई भी जुड़ी हुई है। तो भाई कहेगा बताओ कैसे हम आखिर रियल ग्रोथ कैसे निकालें। मैंने इस तरीके से भी निकाल दिया, इस बार क्वांटिटी भी बढ़ा के। तो कहा सर आप क्या करिए, एक काम करिए, कोई समझदार बच्चा बताएगा सर क्वांटिटी तो आप करंट ईयर का लीजिए, लेकिन जो प्राइस लेंगे वो क्या लेंगे, कांस्टेंट ईयर, जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, कहा सर अगर आपको ग्रोथ निकालना है तो क्वांटिटी 105 लीजिए, लेकिन आप वैल्यू कितना लेंगे, 16,000 रुपया, है ना। तो यानी ग्रोथ निकालने के लिए पहले तो आप वैल्यू निकालिए, जो ये वैल्यू निकालना है ये वैल्यू मान्य नहीं होगा आपका, है ना। 173 है ना, 17,32,500 रुपीज मान्य नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 105 रुपया क्वांटिटी लीजिए, 105 क्वांटिटी हो गया, और जो आपका 16,000 था वो आप प्राइस लीजिए। आप बताइए कितना नेट वैल्यू जनरेट हुआ है। तो टोटल नेट वैल्यू जनरेट होगा बेटा आपका 168, है ना। ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमारा जनरेट हुआ का। अब ग्रोथ निकालिए। अब ग्रोथ में क्या फायदा हमारा, अब हम ग्रोथ इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। इसमें महंगाई है क्या, नहीं। अब महंगाई नहीं है। पैसा हमने बैक ईयर का लिया है और हमने जो क्वांटिटी लिया है वो करंट ईयर का लिया है। अब इसमें निकालना होगा तो डायरेक्ट आप बेटा इसमें घटा दोगे 16 लाख, है ना, अपॉन 16 पूरे 100, तो टोटल हो जाएगा आपका 80,000 अपॉन 16 लाख गुणे 100, यानी कि 5%, है ना। टोटल ग्रोथ जो आपका होगा वो कितना होगा, 5%। और आप इसमें अब ईमानदारी से आप कह सकते हो। तो ये बताने का रीजन ये था कि इसी तरीके से सरकार अपना एक कांस्टेंट ईयर बना करके रखता है जिससे कि वो अपनी रियल ग्रोथ को निकाल सके। अब रियल ग्रोथ किसके लिए, कि हमको पता चले। तो भारत सरकार का जो मेन कांस्टेंट ईयर है वो अभी भी 2011-2012 है। यानी कि भारत में आज भी कोई आईफोन बिकेगा तो उसकी प्राइस किससे ली जाएगी, 2011-2012 से। कहोगे सर ऐसे कैसे हो पाएगा, यही आपका रियल। तो कहोगे सर कांस्टेंट ईयर बदले क्यों नहीं। देखो कभी भी किसी देश का कांस्टेंट ईयर उस आधार पे बदला जाता है जिस आधार पे उस देश में स्थिरता है। 2011-12 को जब हमारा बेस ईयर मनाया गया, बेस ईयर की इसी के आधार पर हम जीडीपी का ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे। तो अगला चेंज होना चाहिए था, लेकिन 2014 में क्या आया, इलेक्शन आ गया, आम चुनाव। तो आम चुनाव का जो समय होता है वो स्थिर समय होता है क्या, नहीं होता है। तो ये हुआ कि चलो 1-2 साल बाद हम बेस ईयर को चेंज करेंगे। फिर क्या आ गया हमारे पास, जीएसटी आ गया, नोटबंदी आ गया, फिर जैसे ही बदले कोरोना आ गया, कोरोना के बाद फिर हमारा क्या, इलेक्शन आ गया। तो क्या 2011-12 के बाद हमें ऐसा मौका मिला है कि हम अपने आप को चेंज कर सके। अभी कहोगे तो कहोगे टैरिफ वाला मसला चल रहा है सर। तो यानी कि अभी स्थिरता हमारे देश में नहीं आई है, जिस वजह से आज भी 2025 में कांस्टेंट ईयर जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, 2011-2012। इतना जो एग्जाम्पल मेरा बताने का रीजन था वो यही था कि क्वांटिटी आज की और बेस ईयर की प्राइस जब लेंगे तो रियल ग्रोथ मिलेगा, और आज की क्वांटिटी और आज की प्राइस लेंगे तो वो नॉमिनल ग्रोथ होगा। तो हमारे देश में जो हम विदेशों में दिखाते हैं इस समय 4.1 ट्रिलियन जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो जो इकोनॉमी है वो नॉमिनल है, रियल नहीं है। रियल ग्रोथ हमारा 2011-12 से होगा। यानी कि आज भी एक बर्गर खाओगे तो 2011-12 में जो बर्गर का रेट होगा उसके साथ उसका कंपेयर होगा। अभी भी ऐसा मत समझना कि जीडीपी पूरा समझ गए हो, ठीक है ना।
जैसे अभी इसमें और है, अगर ये सेल फोन बिका है तो इस साल इसकी प्राइस कैलकुलेट नहीं होगी, इसकी प्राइस कब कैलकुलेट होगी? 5 साल तक कैलकुलेट होगी, क्योंकि इसकी लाइफ 5 साल है। तो इसका जो होगा रेट 5 भाग में डिवाइड किया जाएगा, 21 साल, फिर 21 साल, 21 साल, वो चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे जीपीएफ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है। लेकिन तत्काल अभी जीडीपी यही सब। तो अब हमें जो कैलकुलेशन मिला वो क्या मिला कि ग्रोथ 2 होता है, एक होता है नॉमिनल ग्रोथ, एक हो गया हमारा नॉमिनल ग्रोथ। तो नॉमिनल ग्रोथ हमारा कैसे निकलेगा? नॉमिनल अनुमानता, तो अनुमानता ग्रोथ कैसे मिलता है बेटा? करेंट क्वांटिटी, यानी कितना तुमने इस करंट में बनाया, मल्टीप्लाई करंट प्राइस, मार्केट में अभी क्या प्राइस है। इसका मतलब जब 2 बार मैंने निकाला था, ग्रोथ निकाला था, एक बार कितना निकला था? 6.67, वो क्या था? नॉमिनल ग्रोथ था, रियल ग्रोथ नहीं था, ठीक है ना। यानी कि करंट कितनी क्वांटिटी बनाई है और आज उसकी प्राइस क्या है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद जो जीडीपी निकलेगा या जो ग्रोथ निकलेगा, अगर जीडीपी निकला तो वो जीडीपी को क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। और ग्रोथ निकालते समय अगर इस कैलकुलेशन का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉमिनल ग्रोथ होगा। लेकिन अगर हमें रियल ग्रोथ निकालना होगा, है ना, रियल ग्रोथ आपको निकालना है, तो क्या करोगे? आज की क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई करोगे किससे? बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस। और हमारी बेस ईयर प्राइस क्या है? 2011। बात करना, इतनी बातें हमको समझानी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यानी कि आपको रियल निकालने के लिए उसमें महंगाई को ऐड करना नहीं होगा, महंगाई को आप अलग बताइए, वो भी आपका चैप्टर है, इन्फ्लेशन है आपका चैप्टर। सब्सिडी भी अभी उतना डिस्टर्ब मत होना, सब्सिडी भी आपका चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में कुछ छूटेगा नहीं। यानी 2 फार्मूला हमारे पास निकल के आया। नॉमिनल के लिए कुछ नहीं करना है, आज किसी कंपनी ने 1000 केसी बनाया है और आज उसकी प्राइस 32,000 रुपया है, डायरेक्ट 1000 मल्टीप्लाई 32,000, कोई दिक्कत नहीं है। रियल निकालना है, आज की क्वांटिटी 1000 है और 2011 में उसका रेट 28,000 है, 28,000 से उसका मूल्यांकन कर दो, वो आपकी रियल जीडीपी निकल जाएगी। और हम अभी भी बदल नहीं पाए हैं, अभी उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में उम्मीद था, अब उम्मीद थोड़ा कम लग रहा है, बेस ईयर बदला जाए, लेकिन बदला जाए, फिर चुनाव आ जाएगा। नहीं देखो, अक्सर क्या होता था कि 4 साल 5 साल में एक बार बेस ईयर को हम बदल देते हैं, या हम कोशिश करते हैं कि 3 साल पहले का बेस ईयर हमारा लिया जाए, लेकिन उसके लिए देश का स्थिर होना जरूरी है, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा स्थिर होना चाहिए। तो 2014 हमारा इलेक्शन, 16 जीएसटी, फिर नोटबंदी, फिर हमारा कोरोना टाइम फ्रेम, है ना, फिर इलेक्शन, तो उसमें देश अस्थिर ही रहा है। अभी भी टैरिफ वाला मसला है, तो अभी भी उम्मीद कम कर सकते हैं, फिर इलेक्शन आ रहा है, देखते हैं कभी बदला जाएगा, है ना। तत्काल समझो कि देश की जीडीपी 4.1 ट्रिलियन है, हम बहुत अमीर देश बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा? चलो आगे बढ़े। चलो एक चीज और समझते हैं, परचेजिंग पावर पारिटी, ये समझ लेते हैं। जीडीपी है पीपीपी, इसको पहले समझते हैं, ये है क्या, इस टर्म्स को पहले समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि सभी देश में सभी सामान बिक रहे हैं। क्या हमारे यहाँ बर्गर बिक रहा है तो अमेरिका में बिकता होगा कि नहीं? हमारे यहाँ एसी बिक रहा है तो अमेरिका में बिकता होगा कि नहीं? लंदन में, देश के हर जगह पे हर सामान बिकता है, लेकिन हर सामान का रेट एक जैसा है क्या? अगर हमारे यहाँ बर्गर की प्राइस मिनिमम कितनी है, ठेले पे गए तो 15 से 20 रुपया, चलो 25 भाई खाती होगी, ठीक है, चलो किसी को एक्सपीरियंस होगा, मैं नहीं खाता तो मुझे नहीं पता, चलो 25 रुपया हो गया, ठीक है। क्या अमेरिका में भी बर्गर की प्राइस 25 रुपया ही होगा? नॉर्मल जो डॉलर के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर रुपीस में निकाला जाता है तो लगभग कितना है? 400 रुपीज, है ना, 400 रुपया। अब इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या भारत ने जो अपनी जीडीपी बताया है वह सही है कि कम बताया है? कम बताया है ना।
यानी कि अमेरिका में एक बर्गर जो बिका तो 400 रुपये उसकी जीडीपी में जुड़ गया, और हमारे यहाँ एक बर्गर बिका तो सिर्फ हमारी जीडीपी में 25 रुपये। ये कहीं ना पार्सालिटी तो है ना, क्योंकि किसी देश की वेल्थ उसकी जीडीपी बताती है, तो भाई मूल्यांकन भी बराबर का होना चाहिए ना। क्रय शक्ति समानता, यानी जो सेलिंग हो रही है वो समान रूप से हो रही है, तो उसकी जो पावर होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, वो भी समान होना चाहिए। यानी अगर हमारे यहाँ भी बर्गर बिके तो हमारे जीडीपी में कितना जुड़ना चाहिए, 400 रुपया। और हम बेस कंट्री किसको मानेंगे, तो जो नंबर 1 जीडीपी वाली कंट्री, इस नंबर 1 जीडीपी कंट्री कौन है, अमेरिका है। तो हम यूएसए के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो यूएसए के साथ जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो बर्गर की जो प्राइस है, हमारे यहाँ एक बर्गर ऑर्गेनाइज तरीके से बिकेगा। मैंने 2 सेक्टर बताया था, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज का तो हमें पता नहीं है, हम एक अनुमानता ऐड कर देते हैं। लेकिन कहीं बर्गर किंग में हमारा बिका एक बर्गर 70 रुपये का या 80 रुपये का, तो ऑटोमेटिक उसकी प्राइस हम 70 रुपया ना लेकर के क्या करेंगे, 400 रुपया जोड़ेंगे। और इस आधार पे अगर हम अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी हमारी है। ये आईएमएफ का रिपोर्ट, उसको वही कैलकुलेट ही करता है। यानी कि कहता है कि बराबरी का मौका, अगर इंडिया में कोई कार बिक रहा है और वो कार 10 लाख का है, वही कार अमेरिका में अगर 40 लाख का है, तो उस कार की जो प्राइस है जीडीपी में हम 10 लाख ऐड ना करके हम कितना ऐड करेंगे, 40 लाख ऐड करेंगे। तब कहेंगे अब बराबरी का है। अब बताओ इंडिया की जीडीपी कितनी है और अमेरिका की जीडीपी कितनी है। हमारे यहाँ कोई एक नौकर काम सर्विस देने आ रहा है, एक मान लो कोई दाई है, तो 12,000 रुपया दे दो या 13,000 रुपया दे दो, तो नॉर्मली काम करके चले जाएंगे, खाना भी बना देंगे, आपका घर पोछा भी लगा देंगी, बच्चे को भी खिला देंगे, है ना, खुद खाना भी खा लेंगे और चली जाएंगी। लेकिन क्या 12,000 में अमेरिका में हो सकता है, नहीं। यूरोप में हो सकता है, नहीं। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा अच्छा पैसा, यानी 80,000 90,000 रुपये इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या करेंगे, जब जीडीपी कैलकुलेट करेंगे इंडिया की, किसके थ्रू, जीडीपी एट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जब करेंगे तो उस सर्विस का रेट हम 80,000 रुपया ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिक जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो भारत की जीडीपी लगभग 11.9 ट्रिलियन हो जाता है, जो 4.1 ट्रिलियन है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, 11.9 ट्रिलियन हमारी लगभग इस समय जीडीपी हो जाएगी। तो ये होता है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी। अब एक सवाल आपसे ये है, आपको जीडीपी मैंने पढ़ा दिया, जीएनपी बता दिया, अब एक सवाल बस ये है, ये बताओ कि अगर देश में बाढ़ की समस्या आ जाए, थोड़ा सा लॉजिक में समझना, कुछ नहीं है, अभी बाढ़ आया है ना सब जगह, क्या देश की जीडीपी में ग्रोथ होगा या नुकसान होगा, नुकसान होगा। चलो, पेड़ काटे जाएंगे तो हमारे देश की जीडीपी में नुकसान होगा कि जीडीपी बढ़ेगा, बढ़ेगा। गंगा नदी प्रदूषित हो गई तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो फिर तुम कैसे कह बाढ़ आएगा तो कुछ घटेगा, यही तो जीडीपी समझना है। अच्छे काम से जीडीपी नहीं बढ़ती है, अच्छे काम से भी बढ़ती है और बुरे काम से भी बढ़ती है। चलो हमें फैक्ट्री लगाना है, फैक्ट्री लगाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, फैक्ट्री लगाने के चक्कर में पेड़ काटेंगे, पेड़ अलग से बेचा, जीडीपी बढ़ेगी, प्रदूषण फैला, गंगा नदी प्रदूषित हो गई, हाँ, नमो गंगे का हमने एक स्कीम निकाला, गंगा नदी साफ करने के लिए 2,000 करोड़ रुपया, क्या सरकार ने सर्विस प्रोवाइड की, क्या वो 2,000 जीडीपी में ऐड नहीं होगा। अभी बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ में 500 करोड़ रुपए सरकार ने क्या किया, रिलीफ में, इनकी सुरक्षा के लिए इनके रिलीफ के 5,000 करोड़ रुपया दिया, क्या 5,000 करोड़ रुपया जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। यानी चीजें अच्छी हो चाहे बुरी हो, जीडीपी तो ग्रो करेगा। बात यह है कि जीडीपी में हुआ ऐड होगा, हो सकता है कोरोना आया, कोरोना पे भारत सरकार ने बहुत सारे पैसे खर्च किए, वो जीडीपी में ऐड हुआ, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था हमारी क्या हो गई, ठप हो गई, उस वजह से हमारी जीडीपी डाउन हुई है ना। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहे और गंगा नदी गंदा होती रहे, पेड़ कटते रहे, प्रदूषण फैलता रहे, लोग बीमार होते रहे, तो जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। और जीडीपी कैसे बढ़ सकती है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, क्यों कर रही है, सब चीज को समझते हैं बारीकी से, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जीडीपी चैप्टर लाऊंगा नहीं। पहले की गाड़ी देखते हुए बाइक कोई खरीदता होगा, पापों का खरीदे होंगे, कितने साल चलती थी बेटा, 10 साल 12 साल 13 साल, 20 साल के बाद भी गाड़ी का इंजन नहीं खुलता था। आज गाड़ी लेकर के आप बढ़िया क्वालिटी की गाड़ी लेकर के आओ, रेट की तो बात ही छोड़ दो, रेट तो बढ़ गया है, क्या क्वालिटी उसकी वैसी बरकरार है, 2 साल में इंजन खुल जा रहा है, खूब दबा के तेल खा रही है,
2 लोग को लोड कर दो तो गाड़ी लोड नहीं उठा रही है, और 2 साल में हम गाड़ी को बदल दे रहे हैं। इसका मतलब है कि क्वांटिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हम एक गाड़ी खरीदने के बाद 10 साल नई गाड़ी खरीदने वाले थे, लेकिन 2 साल बाद फिर हम एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं। क्या सरकार इस समय रेट ले रही है कि नहीं गाड़ी की? ले रही है। मैं देखो टारगेट तो करूँगा, जो गलत है सो गलत, बात करना उसमें कोई वो नहीं गुरेज करूँगा। गाड़ी की क्वालिटी आपने गिरा दी और प्राइस आपने बढ़ा कर रखा, प्राइस बढ़ाया तो हमारी जीडीपी बढ़ गई। अब गाड़ी मेरी 2 साल में खराब हो गई तो क्या मैं गाड़ी खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? खरीदोगे। गाड़ी खरीदा तो एक क्वांटिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ऐसे 100 लोगों ने खरीदा तो 100 क्वांटिटी बढ़ी। अब देश की जीडीपी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अब समझ में आ रहा है कि मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि जीडीपी से देश की वेल्थ तो बढ़ रही है, आपका जेब घट रहा है। खाली हो रहा है इस समय, क्योंकि आप बार बार 2 साल में इस 6 महीने में मोबाइल बदल दे रहे हो। तो जितने मोबाइल खरीदे तो उतनी क्वांटिटी बढ़ी ना, यस सर। तो उतनी क्वांटिटी की प्राइस ऑटोमेटिक जीडीपी में ऐड हुआ, बट आपको प्रॉफिट क्या मिला? अब पहले एक फोन खरीदते थे तो 5 साल चलाते थे, आज बाइक खरीद रहे हो 2 साल बाद बाइक बदल दे रहे हो, तो क्वांटिटी बढ़ रही है, बैक टू बैक क्वांटिटी बढ़ रही है। इट मीन्स आपकी जीडीपी बढ़ रही है। इसका मतलब नहीं कि आपका देश अमीर हो रहा है, आपकी मजबूरी है कि आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। अगर मेरी गाड़ी 10 साल चलने लायक रहेगी तो क्यों मैं बदलूंगा? मेरा मोबाइल हैंग नहीं करेगा तो क्या मतलब है? हर साल देखो 2 महीने में एक अलग लॉन्च कर दिया जा रहा है, कुछ नहीं, पीछे का कैमरा थोड़ा सा खिसका दिया, थोड़ा सा एक प्रोसेसर बढ़ा दिया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पता चला। तुम 14 से लेकर के 17 तक आ जाओ, सैमसंग के 22 अल्ट्रा से लेकर 25 अल्ट्रा तक चले जाओ, तुमको कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन आपके माइंडसेट को चेंज किया गया, आपने क्वांटिटी बढ़ाई, क्वांटिटी बढ़ा, देश की जीडीपी बढ़ गई, और आप कह रहे हो कि हमारा देश अमीर हो गया। तो चलिए मनाते रहिए बाजी, है ना, कि हमारा देश अमीर हो गया, उसके बाद भी रो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। इस बात को समझना होगा कि जीडीपी ग्रो कैसे कर रही है, और जीडीपी से हमारे देश का वेल्थ, हमारे देश का स्टैंडर्ड फॉरेन में तो बढ़ सकता है, लेकिन एक्चुअली में जो हम इंडियंस हैं उसका कोई इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ रहा। और भगवान न करे कभी ऐसा हो कि सभी विदेशी कंपनियां आज ही उठ करके चली जाए तो खत्म ना। फोर्ड अपनी गाड़ी लेकर चली जाए, यस सर। है ना, सुजुकी अपनी गाड़ी लेकर चला जाए, पैनासोनिक अपना कंपनी लेकर चला जाए, तो क्या हमारी जीडीपी ऐसे ही बरकरार रहेगी? इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि हम जीडीपी पे फोकस ना करके हम किस पे फोकस करें? जीएनपी पे। जीएनपी से हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कहोगे सर नहीं, जीएनपी भी तो है, हमारे 1 लाख 2 लाख लोग क्या कर रहे हैं? विदेशों में रह रहे हैं, क्या ऐसे लोग और ऐसी कंपनियां हैं, क्या उससे हमारी जीडीपी नहीं बढ़ रही है? ठीक है, जीएनपी तो बढ़ रहा है, लेकिन अपने थोड़ा किनारे घूम करके देख लेना एक नज़र में, पंखा विदेशी, सामने की एलईडी विदेशी, है ना, चौक जो यूज कर रहे हैं वो भी विदेशी, है ना, एसी जो यूज कर रहे हैं सब विदेशी। तो इतना विदेशी पैसा यूज कर रहे हो, उसका प्रॉफिट वो लेके जा रहे हैं, और तुम्हारे देश की जीडीपी ग्रो कर रही है। यही तो है जीडीपी। अब हमारे पास एक टॉपिक और बचा है जीडीपी में पढ़ने के लिए, कैलकुलेशन एप्लीकेशन, है ना। 3 मेथड यूज करते हैं हम लोग, वो तीनों मेथड को हम लोगों को पढ़ना है। तो इस बात को समझना कि देश में आपदा है तब भी जीडीपी ग्रो करेगा, देश में कोई अच्छा काम हुआ तब भी जीडीपी ग्रो करेगा, ठीक है ना। जीडीपी जिस तरीके से पैसा लगे, एक्सीडेंट के बाद आपको सरकार ने एक ट्रेन दुर्घटना हुई, सरकार ने 1,000 करोड़ दे दिया, वो भी जीडीपी में ऐड होगा। देश की सफाई, नाली सफाई के लिए, शौचालय के लिए जो पैसा आपने दिया, कुंभ के लिए आपने जो पैसा दिया, सब जीडीपी में ऐड होगा। यानी जीडीपी में जो भी गुड एंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो हमारी जीडीपी में ऐड होगा, और जीडीपी से हमारी अमीरी का कोई ताल्लुकात नहीं है। जीडीपी हमारी ताल्लुकात है पर कैपिटल इनकम से। पर कैपिटल इनकम अलग चैप्टर है, उसको अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो हमने कितना क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया है, पहले उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने पढ़ा, क्योंकि रिकॉल करते रहोगे तो फिर भूलोगे नहीं। हमने पढ़ा इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमिक्स, इसके बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस हमने पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा बेटा इसके साथ, रिसोर्सेस को भी हमने पढ़ लिया, व्हाट इज रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस में हमने क्या पढ़ा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ हमने फैक्टर इनकम भी पढ़ लिया, है ना। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा,
जिसमें हमने एक्टिविटी के आधार पे क्या देखा था, 5 तरीके का है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, क्वार्टरली एंड क्वार्टरली, 5 तरीका का हमने पढ़ा। हमने वर्किंग के आधार पे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज पढ़ा, ऑनरशिप के आधार पे हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट एंड पब्लिक पढ़ा। ठीक है, ये सेक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज हमने जीडीपी पढ़ा, जीएनपी पढ़ा। ठीक है, जीडीपी में भी हमने 3 टर्म्स को देखा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट बेसिक प्राइस, सबको लिखा करो ऐसे ही, इससे क्या होता है रिकॉल बहुत तेजी से होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, है ना, बेसिक प्राइस, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये हमने पढ़ा। साथ में हमने जीडीपी एट समझा पीपीपी, है ना, जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी हमने देखा। ये सारी बातें हमने कर लिया। हमने जीडीपी डिस्कस कर लिया कि कैसे जीडीपी ग्रो करता है, अच्छे काम में भी जीडीपी ऐड होता है, कोई गलत काम हो रहा है उससे भी जीडीपी हमारा ग्रो करता है। कहीं चोरी चमारी हो जाए और हमने चोर को पकड़ लिया, उसको खाना खिलाया, उस पर भी जो पैसा खर्च हो रहा है वो जीडीपी में ऐड होगा, हमने सर्विस प्रोवाइड किया। यानी जो काम हमारे देश में हो रहा है, जिस पे सरकार का पैसा या हमारा पैसा लग रहा है, वो जीडीपी में ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। इतनी बातें हमारी कंप्लीट हो गई। और देख लेते हैं कोई टॉपिक हमारा छूट गया हो तो जीडीपी से रिलेटेड। हाँ, हमने देखा कि जीडीपी 2 होता है ना, है ना, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमारा क्या हुआ था बेटा, करंट प्राइस। अरे ठीक है, आगे कर लो, 2 × 3 है, 3 × 2, बोथ आर सेम ना। यस सर, मैटर नहीं करता है, तो पढ़े ही हो मैथ में, इतना तो जान ही रहे हो कि उसका क्रम चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, भाग में और माइनस में अंतर होता है। करंट प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी। फिर हमने देखा कि रियल जीडीपी जो कि है, आप जब फ्लो चार्ट देखोगे उसमें रियल जीडीपी भी दिखाता है, कभी मोबाइल में भी सर्च करोगे देख लेना, ठीक है ना, घर पे जरूर जाके देख लेना, उसका चार्ट देखना तो समझ में आएगा। करंट क्वांटिटी एंड क्वांटिटी, बेसिक नहीं, बेस ईयर का है, यस, बेसिक प्राइस दूसरा है, बेस ईयर प्राइस अलग है, ये सब ध्यान रखना है। ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। एक टर्म्स यूज होता है हमारे लिए, जीबीए। जीबीए को समझते हैं, जीबीए इसको बोलते हैं बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीबीए क्या होता है, कोई बताए? जीबीए क्या होता है, गैस के निकालने का मेथड क्या होता है जीडीपी ही है, लेकिन कुछ चीजें इसमें क्या किया जाता है, माइनस का, डेप्रिसिएशन को माइनस किया। अच्छा, डेप्रिसिएशन पहले समझ लेते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई? डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है भाई? मात्रा देख लेना, मेरी हिंदी की मात्रा तो भाई बड़ी की छोटी की मात्रा में मैं कंफ्यूज रहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, प्राइस हमारा गिरता है, जैसे कि एग्जांपल, हाँ ठीक है, चलो ये भी सही है। मैंने अभी तुरंत बताया था, हाँ अभी मैंने बताया था कि अगर मैं कोई फ़ोन खरीदता हूँ तो उसकी प्राइस 1 साल में जोड़ी नहीं जाती है। क्यों नहीं जोड़ी जाती है? उसका रीज़न है कि मान लो कभी ऐसा हुआ कि मार्केट में हम गए और सभी लोग, हमारे देश की संख्या ही 100 है और हम 100 लोग जाकर के क्या किए, एक साथ मोबाइल खरीद लिए, तो क्या फिर हम अगले महीने मोबाइल खरीदेंगे? क्या फिर 1 साल में? मान लो नहीं खरीदेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, मोबाइल की प्राइस को उसके लाइफ के साथ डिवाइड करते हैं। तो हमने मोबाइल की प्राइस का लाइफ हमने जाना कि 5 ईयर है, 5 साल है, और मोबाइल आपने कितने का खरीदा? 10,000 का। तो 10,000 रुपए को हम 5 साल से डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर में इसकी प्राइस कितनी होगी? 2000 ना, 2000 रुपया।
तो 2000 रुपया हम इस साल को ऐड करेंगे, 2000 रुपया अगले साल, अगर अगले साल एक भी मोबाइल नहीं बिकेगा तब भी 2000 रुपया जुड़ेगा, फिर अगले साल 2000 रुपया, फिर अगले, और 5 साल में तो 100% है कि आप सब लोग फिर से खरीदोगे। यानी कि जीडीपी में ज़्यादा डिफरेंस ना आए कि पता चले आज जीडीपी 4.1 ट्रिलियन है और अगले साल आकर के 2.1 ट्रिलियन हो जाए, क्योंकि अगले साल तो कुछ सेलिंग ही नहीं हुआ। जैसे दिवाली में खूब बिकता है, उसके बाद एकदम मंदी का दौर आ जाता है, तो दिवाली में खूब बिकने के बाद अगले साल दिवाली का वेट नहीं करेंगे ना, तो इसलिए हम प्राइस को, गाड़ी के प्राइस को हम 10 साल से डिवाइड करते करते ना 10 साल में गाड़ी खराब हो जाएगी, तो 10 साल यानी कि कोई कार सेल हुआ तो उसकी नॉमिनल जीडीपी में ऐड करते समय डायरेक्ट हम प्राइस को ऐड करेंगे, लेकिन रियल में करते समय हम क्या करते हैं कि हम उस कार के प्राइस को 10 साल से डिवाइड करते हैं और आज उसके 1 साल के प्राइस को उसके साथ ऐड करते हैं। और डेप्रिसिएशन, जैसे बिल्डिंग हुआ, तुमने कोई घर बनाया तो धीरे धीरे उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, घट रही है। जमीन, लैंड की रेट तो बढ़ेगा, लेकिन जो तुमने घर बना दिया उसकी कीमत आज बना करके 25 करोड़ का घर बनाओ, कल बेचो नहीं बिकेगा, तो वो डिप्रिसिएशन धीरे धीरे वो मूल्यह्रास उसका होता जा रहा है। डबल काउंटिंग क्या है समझते हैं? डबल काउंटिंग क्या है? ये सब आता है बेटा, सब चीज को समझना पड़ेगा। डबल काउंटिंग क्या है? कोई वस्तु है उत्पादन हुआ होती है, क्या हमारे देश में कोई सामान जो बिकता है क्या उसकी डबल काउंटिंग जीडीपी में ऐड होती है? होती है। यस सर। कभी भी कोई भी देश एक प्राइस को 2 बार नहीं जोड़ता है, इस बात को समझते हैं, ठीक है ना? इस बात को बहुत क्लियर समझना है कि कभी भी एक सामान एक ही बार जीडीपी में ऐड होगा। तो कहोगे सर ऐसे कैसे? हम बताते हैं। तो कहोगे ना सर ये ऐसे कैसे? मान लो एक टायर बनाने वाली कंपनी है, तो कहोगे सर टायर जैसे ही बनाया होगा और टायर जैसे ही बेचा होगा तो क्या ये जीडीपी में ऐड हुआ होगा कि नहीं? ये कार बनाने वाली फैक्ट्री को इसने, अब ये कार है हमारा, अब मुझे ऐसे ही कार बनाने आता है, समझ लेना। ये टायर बनाने वाली कंपनी ने जैसे ही इसको एक टायर बेचा तो कहोगे सर जीडीपी में तो टायर ऐड हो गया होगा, ऐड हो गया होगा कि नहीं हो गया? ठीक है, चलो इसलिए जीडीपी में शामिल हो गया। अब ये चारों टायर इस गाड़ी में लगा और ये गाड़ी बिका होगा तो क्या टायर का रेट ऐड है कि नहीं ऐड है? लेकिन क्या फिर जीडीपी में ये ऐड होगा? नहीं। ऐड होगा नहीं होगा? नहीं करेगा, होगा, होगा ना? तो कहोगे सर डबल काउंटिंग तो हो गया, एक ही टायर 2 बार जीडीपी में शामिल हो गया, इसका मतलब जो हमारा जीडीपी बताया जा रहा है वो गलत जीडीपी बताया जा रहा है, कह सकते हो ना? इसी को बोलते हैं बेटा डबल काउंटिंग। अब इसी को बताता हूं, आपकी एक संस्था है ना, मिनिस्ट्री है मॉस्पी, ठीक है ना, जो इसको अपने नियंत्रण में रखता है। मौसमी क्या करता है? ये सब चीजों को उसको देखना है कि डबल काउंटिंग ना हो। तो ध्यान रखना, जब टायर कंपनी से टायर आप इंडिविजुअल खरीदते हो, जैसे तुमने बाइक खरीदा तो बाइक के साथ टायर लगा हुआ है, यानी कि जब टायर किसी कार कंपनी को बेचा जाता है तो इसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि जो टायर है अगर कार कंपनी को बेचा गया है तो इसको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। जब कार बिकेगा तो एक साथ हम जीडीपी में शामिल करेंगे। लेकिन जब कार का टायर खराब हो गया और तब तुम सिंगल टायर खरीदने जाओगे तब वो टायर जीडीपी में ऐड होगा। यही आपका एक वायर बनाने वाली कंपनी है ना, वायर कंपनी, तो वायर का यूज होता है कि नहीं टेलीविजन में, गाड़ी में, सब में। तो वायर अगर कार कंपनी को बेचा गया और वहां पे वायर यूज हुआ है तो पहला बार जब वायर यूज किया जाता है तो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। जब गाड़ी के साथ में सेल होगा तो यानी डबल काउंटिंग मिस्टेक हमारे यहाँ नहीं है। और डबल काउंटिंग मिस्टेक ना हो, इस सब चीज़ को मूल्यांकन किया जाता है कि कौन सी चीज़ें। अब आपकी पर्सनल गाड़ी का टायर खराब हो जाए, आप टायर लाओ तुरंत वो जीडीपी में शामिल हो जाएगा। लेकिन कार के साथ है तो कार कंपनी के वाला ऐड होगा। लेकिन अगर टायर कंपनी ने कार कंपनी को दिया है तो वो एक ही बार ऐड होगा, चाहे यहाँ ऐड कर लो चाहे यहाँ ऐड कर लो, एक ही बार ऐड होगा। अब वो काम हमारा नहीं है, वो काम किसका है? इनको देखना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये प्रधानमंत्री के अंडर में आता है, प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। यानी इसका जो मेन हेड रहेंगे वो प्रधानमंत्री रहेंगे। डबल काउंटिंग में किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? यानी एक ही सामान को 2 बार जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। 2 बार करेंगे तो वो डबल काउंटिंग मिस्टेक होगा जो कि जीडीपी में नहीं होता है। तो ये सवाल बनता है कई बार, अगर पूछ दो कि बेटा टायर कंपनी ने टायर बनाया तो जीडीपी में शामिल हो, हाँ सर।
कार वाले को बेचा तो जीडीपी में शामिल, जी सर। कार ने बेचा सर, नहीं, एक ही बार, जब भी कोई भी सामान ऐड होगा एक बार ऐड होगा, उसके अलावा नहीं। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब जीडीपी कैलकुलेशन बचा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर उसको लेंगे तो बहुत लंबा खींच जाएगा, और दोनों सबको एक साथ समझना है। एक इनकम मेथड है, एक एक्सपेंचर मेथड है, यानी कि इनकम के आधार पे नॉर्मल समझ सकते हो कि अपने घर का इनकम आप जोड़ लो, वैसे देश अपना, अपने देश में इनकम माध्यम से कितना आपकी इनकम होती है उसके आधार पर हम लोग निकालेंगे। तीनों माध्यम से निकालोगे लगभग सेम आएगा, बट भारत में थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर कम है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। तीनों मेथड कोई भी आप अप्लाई करोगे सेम कैलकुलेशन आपको। ठीक है बेटा, अगला क्लास नेक्स्ट डे, ठीक है। सर अभी तो 45 मिनट है ना सर, अभी तो 45 मिनट है ना क्लास में। थोड़ा समय सर से बात कर लो, और पानी सेवन